साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। एक बार समझ लोगी तो फिर इसको बड़े आसानी से लिख सकती हूँ। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। स्वच्छीकारक क्रिया मतलब ये कपड़े को कैसे साफ़ करता है या मैल को कैसे हटाता है। तो साबुन का फॉर्मूला RCOONA। सोडियम युक्त या पोटेशियम युक्त साबुन को, दोनों क्या है, एक नहाने वाला है, कपड़ा धोने वाला साबुन है, को जल में घोलने पर ये दो प्रकार के आयन में टूट जाते हैं। यहाँ देखो RCOONA, ठीक। जब इसका जल अपघटन होता है, जल में घोलने पर, जब इसको जल में डालते हैं तो ये अपने आयन्स में टूट जाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, कार्बोक्सिलेट आयन इसको कहते हैं। COO कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये R के साथ यानी एल्किल समूह के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा है सोडियम। तो इसके दो भाग हो गए, यहाँ से ये टूट गया और ये अलग हो गया, एक धनायन बना दिया, एक ऋणायन बना गया। तो जो धनायन भाग होता है उसको ध्रुवीय भाग कहते हैं और जो ऋणायन होता है उसको अध्रुवीय भाग कहते हैं। अध्रुवीय और ध्रुवीय, चूँकि जल एक ध्रुवीय यौगिक है और यह उस ध्रुवीय भाग में अब ये सोडियम जो है ध्रुवीय, कैसे इसको पहचानेंगे। अध्रुवीय भाग जो होता है, यह जो होता है ये वसा में विलय होता है। वसा का मतलब चिकने पदार्थों में ये विलय होता है, इसीलिए इसको वसा स्नेही या जल विरोधी कहते हैं। यानी जल का ये विरोध करता है लेकिन वसा के साथ घुल जाता है। तुम लोग देखती होगी कि जब कोई तेल वेल जो कोई तेलीय पदार्थ होता है, जैसे पेंट है, मकान में जब पेंट होने लगता है तो उसको पानी में हम लोग नहीं घुला सकते हैं। कपड़े पर अगर तेल या पेंट लग जाता है तो वो पानी से जल्दी छूटता नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि उसमें केरोसिन ऑयल में या किसी ऑयल में उसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपके कपड़े पर ही पेंट लग जाता है तो आप जब देती हो लॉन्ड्री में धुलने के लिए तो वह पेट्रोल से साफ़ करता है। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मालूम होना चाहिए कि वो ऑयल से साफ़ करता है, क्योंकि यह जो होता है अध्रुवीय भाग जो होता है, जो मैल होता है, जो चिकनाई होती है, जो तेल होता है, यह वसा में विलय होता है और इसीलिए इसको वसा स्नेही कहते हैं और जल विरोधी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में जल रागी भी लिखा हुआ है, जल विरागी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अध्रुवीय भाग हो गया। और ध्रुवीय भाग जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको आसान हो जाएगा अगर इस तरह से याद रखोगी कि अध्रुवीय भाग जो वसा में विलय होता है तो ध्रुवीय भाग जल में विलय होता है। यह वसा स्नेही होता है तो यह जल स्नेही होता है, यह जल विरोधी होता है तो यह वसा विरोधी होता है। इस तरह से दोनों में डिफरेंस कर सकती हूँ। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग पानी में जब इसको घोलते हैं तो सपोज़ करो कि ये कपड़े का टुकड़ा लेकर के, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, ये एक मैल है, इसको चिकनाई का लिख देते हैं ताकि तुम जब भी देखो तो तुमको याद रहेगा ये चिकनाई वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो दो भाग इसके हो गए तो ये सोडियम आयन जो है जल में घुलनशील हो गया, जल के साथ ये मिक्स हो गया। शेष इसका भाग जो है चिकनाई की तरफ आएगा, क्योंकि जो वसा स्नेही है वो इस चिकनाई की तरफ आने की कोशिश करेगा ना। तो जब ये इधर आने की कोशिश करता है और यह जल की ओर जाने की कोशिश करता है, दोनों में क्या होता है, एक तरह से खींचतान होती है। जब इसके दो भाग बन गए तो इसमें दोनों में खींचाव होता है एक दूसरे की ओर। जैसे कोई सामान लेता है, अगर दो बच्चे किसी सामान को पकड़ते हैं तो एक इधर की ओर खींचता है, एक इधर की ओर खींचता है, नतीजा क्या होता है, ये सामान बीच से टूट जाता है ना। ये सामान बीच से टूट जाता है तो ये भाग इधर हो जाता है, ये भाग इधर हो जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ होता है कि सोडियम और ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग के बीच में एक खिंचाव होता है। तो जो अध्रुवीय भाग होता है चूँकि ये वसा की ओर आकर्षित होता है और यहाँ आ जाता है, तो इस चिकनाई के साथ मिल करके यह कोलाइडी कण बना लेता है। अब ये कण क्या हो गया, भारी हो गया। ये कोलाइडी कण बन गया जिससे कि जो चिकनाई वाला कण है वो भारी हो गया और ये तो पानी के साथ मिक्स हो गया। अब जब हम कपड़ा धुलते हैं, पानी में जब इसको घोलते हैं, कपड़े को डिप करते हैं और 2-3 बार जब उसको निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये भारी कण जो है नीचे की ओर उतर जाता है।
कपड़े में से मैल निकल जाता है, वह चिकनाई कोलाइडी कण के रूप में निकल जाता है। इस तरह से कपड़े की सफाई हो जाती है। और यह जो संरचना बना है इसको कहते हैं मिसल। आपके एग्ज़ाम में यही आता है कि मिसल क्या है, इसकी स्वच्छीकारक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार, ये चिकनाई है। चिकनाई की तरफ जब हम जल में साबुन को घोलते हैं तो दो भाग इसके हो जाते हैं, एक ध्रुवीय भाग होता है और एक अध्रुवीय भाग होता है। कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो अध्रुवीय भाग होता है वो मैल की तरफ आता है, चिकनाई की तरफ आता है और यह कोलाइडी कण बना लेता है। यही कोलाइडी कण पानी में घुल करके कोलाइडी कण के रूप में या गंदगी के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है इसके बाद अपमार्जक। आपकी बुक में है अपमार्जक क्या क्या होता है। तो अपमार्जक जो तुम लोग यूज़ करती हो, जिसको कि सामान्य रूप में हम लोग सर्फ भी कह देते हैं, डिटर्जेंट, वास्तव में डिटर्जेंट होता है। अब दुकान पे ये नहीं ना कहती हो कि अपमार्जक दीजिए, लेकिन उसका शुद्ध नाम है अपमार्जक। गंदगी को साफ़ करने वाला जो होता है वह अपमार्जक कहलाता है। तो डिटर्जेंट इसको कहते हैं। ठीक है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जिनमें साबुन के समान ही सफाई का गुण पाया जाता है। क्लियर है, साबुन की तरह से ही सर्फ का भी यूज़ किया जाता है, परंतु यह साबुन नहीं होता है। किस रूप में मिलता है? यह पाउडर के रूप में मिलता है। तो यह जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। ये CH3 CH2, ये होल में X लिखने का मतलब है कि ये लंबी श्रृंखला। अब CH2 जोड़ते हुए ये एक लंबी श्रृंखला इसकी बन जाएगी, यानी एल्किल समूह है। ठीक, ये बेंजीन है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है सल्फोनेट के साथ, SO3 माइनस हो गया। ये हमने अलग अलग करके दिखा दिया है, आपकी बुक में जैसे लिखा वैसे ही दिखा दिए हैं, लेकिन वास्तव में होता है ये SO3 माइनस सल्फोनेट। तो ये सोडियम है। अब इसका नाम इसीलिए लिखा जाता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अब देखो यहाँ है ना, एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब इस कपड़े की धुलाई की जाती है, अपमार्जक में को जब कपड़े में डाला अपमार्जक में जब कपड़े को डाला जाता है, गंदा कपड़ा जब डाला जाता है तो यह कठोर जल के साथ भी क्रिया कर लेता है। साबुन क्या होता है कि कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है, उसमें झाग नहीं देता है। शुरू से पढ़ी हो कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में अगर याद होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, चूँकि इसको हमको उसमें लिखना था आयन के रूप में, तो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट युक्त कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो कठोर जल होता है। अब क्या होता है कि जब हम कठोर जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के साथ जब आ जाता है, इससे सोडियम को हटा करके कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जाता है, तो साबुन का गुण खत्म हो जाता है। अब ये क्रिया नहीं करता है, इसीलिए साबुन कठोर जल में झाग नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन अपमार्जक है कि अगर इसकी जगह पर कठोर जल के अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ आ जाए और ये अगर हट भी जाए तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम की उपस्थिति में अपना कार्य करता है। इन दोनों में ये विशेष अंतर है कि कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता है और अपमार्जक कठोर जल में कार्य करता है। दूसरी चीज़ है कि साबुन जो होता है वह प्रदूषित नहीं करता है, यह प्रकृति को प्रदूषित नहीं करता है, क्योंकि जब यह साबुन पानी में घुल करके या गंदगी के रूप में नाली से होता हुआ नदियों या तालाबों में जहाँ भी पहुँचता है तो वहाँ कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनके द्वारा कि इनका अपघटन कर दिया जाता है, जिससे यह प्रदूषण नहीं करता है। लेकिन अपमार्जक जो है यह अपघटित नहीं होता है, यह प्रकृति के लिए या पानी के लिए यह प्रदूषण फैलाता है, यह गंदगी फैलाता है, यह हानिकारक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम अपमार्जक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक है उसका प्रयोग
नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मानव स्वभाव है कि थोड़ा हम लोग फास्ट हर चीज़ का वर्क चाहते हैं, तो यह तेज़ी से कार्य करता है। यह कठोर जल में भी कार्य कर लेता है, चूँकि कठोर जल बहुत जगहों पर मिलता है, बहुत जगहों पर है। जैसे आप भोपाल के साइड में चली जाओ तो उधर बहुत ज़्यादा कठोर जल पाया जाता है। जहाँ खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वहाँ जल की कठोरता अधिक होती है, तो इसलिए अपमार्जक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी कम मात्रा में करना चाहिए, अगर करते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में। तो इस तरह से साबुन और अपमार्जक में दोनों में डिफरेंस होता है। एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि जो सह उत्पाद के रूप में साबुन के बनने में जो सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल मिला, इसका प्रयोग करते हैं। एक प्रकार की साबुन होती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, अगर तुम लोग को नाम याद होगा तो तुम लोग यूज़ भी करती हो, जैसे पियर्स साबुन। पियर्स साबुन में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए। तो इस प्रकार से साबुन बनाने की क्रिया और उसकी स्वच्छीकारक क्रिया और अपमार्जक, ये आपके इस लेसन के अंतर्गत है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन को आप लिखेंगी। मैं इसका फ़ोटो भी खींच करके डाल देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगी और उसके बाद अगला वीडियो मैं परसों दूँगी, एक दिन गैप करके, ठीक है। लेकिन होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अगर आपको इसमें होमवर्क करते समय अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से पूछ लोगी जो चीज़ नहीं समझ में आया है, क्योंकि समय हो सकता है कि जून में कुछ समय तुम लोगों को मिले तैयारी के लिए, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क और तैयार करना, फाइल अपना तैयार करना है, जो कि मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप अपना काम करती रहो। बुक का फ़ोटो मैं अभी दे रही हूँ, बुक का पेज का फ़ोटो खींच करके, लेकिन आइंदे आप किताब अब ख़रीद लीजिए क्योंकि दुकान खुल चुकी है।